उर्दू नावल मैं एक जुगनू की 7वीं किस्त। सुबह नाश्ते पर इन दोनों का सामना हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। मेरा आज पेपर है, वो आहिस्तगी से बोली। वो चौंक गया। कितने बजे? 9 बजे। आखिरी है? नहीं, आखिरी कल है। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। बहुत नपी तपी गुफ्तगू हो रही थी। मेरी बुक्स हॉस्टल रह गई हैं। आप मेरा मोबाइल और लैपटॉप ले आए थे इनसे? हाशिर ने गौर से इसके चेहरे को देखा। वो कुछ पढ़ना चाहता था। वो वीडियोस इसके दिमाग से नहीं निकल रही थीं। वो बहुत ही जब्त वाला इंसान था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपना गुस्सा इस पर नहीं निकाल रहा था। गुस्सा न जाने किस पर, मरियम पर, खुद पर या पुलिस पर। बस अंदर गुस्से का तूफान था और वो इसको काबू किए बैठा था। कुछ दिनों तक सब मिल जाएगा वापस। तुम्हारे लैपटॉप में बहुत सी इनक्रिप्टेड फाइल हैं। आगे वो खामोश हो गया था और मरियम को बस इतना पता था कि जो फाइल्स नहीं खुलती वो वायरस होते हैं, जो कंप्यूटर में खुद ब खुद घुस जाते हैं। मतलब वायरस? नहीं, वायरस नहीं। तुम्हारा लैपटॉप कौन कौन इस्तेमाल करता था? रिदा करती थी, लेकिन कभी कभार हॉस्टल की कोई लड़की भी मांग लेती थी। और तुम दे देती थी? जी। कब चेक किया और क्या करती थी तुम्हारे लैपटॉप पर? नहीं, अब चीज दे के बंदा सर पे सवार हो जाए क्या? इसे जैसे बुरा लगा था। मोबाइल कौन कौन इस्तेमाल करता था? मैं भी। और जब जिसे जरूरत होती थी दे देती थी, क्योंकि क्रेडिट होता था तो कभी किसी ने घर कॉल करनी होती थी। पब्लिक प्रॉपर्टी थी, कोई भी इस्तेमाल कर लेता था। हाशिर ने माथे पर बल डाले पूछा। अब कोई मांगे तो मैं क्या करूं? तो हर अरे गरे को इनकार किया जाता है। हॉस्टल में भी तो फोन कनेक्शन है, वार्डन का सेल फोन है, वहां से क्यों नहीं करती थी वो सब? हॉस्टल में कई लड़कियां हैं, इन सब का नहीं, बस तुम्हारा फोन पब्लिक बूथ था। और लैपटॉप भी। हाशिर का गुस्सा बोलते हुए मजीद बढ़ चुका था। इसे पहली बार मरियम से मायूसी हुई थी। कोई इस हद तक भी बेवकूफ़ हो सकता है? और मरियम क्या कहती कि इसके लिए कोई भी एरा गैरा नहीं था। इसकी सबसे अच्छी बनी हुई थी और ये इसकी कमजोरी थी कि वो कभी किसी को इनकार नहीं कर सकती थी। मरियम इसके माथे के बल देख रही थी। इसका लहजा पहली बार इसके साथ सख्त था और इसे लगा था कि वो इस पर एतबार नहीं कर रहा। जो इल्ज़ाम पुलिस ने लगाए हैं वो सच समझ रहा है। औरतें बाज़ औक़ात अपने मर्दों के बारे में जल्दी राय कायम कर लेती हैं। वजह शायद इनका हसास होना है। जिनके होंठ आपने अपने लिए सदा मुस्कुराते देखे हों, इनके माथे के बल दिल को तकलीफ में डाल देते हैं। इसकी हसासियत इस वक्त इसकी बेवकूफ़ी थी। इसे समझना चाहिए था कि वो मर्द था। वो ऐसी बातें न सिर्फ सुनकर आया था बल्कि आंखों से सबूत देकर आया था। सबूतों का सच्चा झूठा होना तो बात की बात थी, इसका मूड खराब होना था, मगर इसका मतलब बेएतबारी नहीं होता। हाशिर, मैंने कुछ नहीं किया, वो आहिस्तगी से बोली। हाशिर ने गहरी सांस ली और कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ। आओ पेपर के लिए छोड़ दूं। मरियम ने बेयकीनी से देखा। इसकी बात को यूं इग्नोर कर दिया था जैसे फजूल सी बात हो। इसका दिल डूब गया था, यानी हाशिर से मुजरिम समझ रहा था। इसके बाद इसके लब सिले रहे। जबकि वो मर्द था, वो बैठकर इसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कह सकता था। वो पुरयकीन था कि वो किसी का निशाना बनी है। असली चेहरा कोई और है। वो इसे वहां से ले आया। इस पर चीख चिल्ला नहीं रहा था, इसे कोई बात नहीं सुना रहा था। तो इसकी बीवी को मालूम होना चाहिए कि शोहर इसके साथ है। अब जरूरी नहीं कि हाथ पकड़ कर तसल्ली दे, और मरियम से ज्यादा तसल्ली की तो शायद इसे जरूरत थी। वो मर्द था एक रिवायती सा। इसकी बीवी की पर्सनल डिवाइसेस से गंद निकलता है। इतने लोगों के बीच कोई इससे पूछता है कि इसने अब तक जब्त कैसे किया हुआ था। गुस्सा था, शर्मिंदगी। भले वो मुजरिम नहीं थी, लेकिन ऐसे इल्ज़ाम भी गैरत पर ताज़ियाने के लिए काफ़ी थे। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह मजलूम थे। इसने मरियम को वजाहत नहीं दी थी कि वो इसके बारे में क्या सोच रहा है। इसकी खामोशी इसे मरियम की नज़रों में मुजरिम बना गई थी। फिर इस दिन भी वो वहीं रही थी। हाशिर रात गए घर आया था और आखिरी दिन पेपर देने के बाद वो इसे खुद छोड़ने जाने वाला था कि मरियम ने मना कर दिया। वो खुद जा सकती थी। हाशिर ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया था। यहाँ बहुत काम थे और इस आखिरी वक्त दोनों को ही मालूम नहीं था कि आखिरी बार मिल रहे थे।
इसे अलविदा कहकर वो चंद लम्हे इसे देखती रही कि शायद वो कुछ कहे। वो माथे पर बल डाले इर्द गिर्द देख रहा था। इस पर भी भोली भटकी निगाह आन ठहरती। मैंने नहीं किया ये। आहिस्तगी से इसके लब हिले थे। हाशिर ने इसके चेहरे पर निगाह टिकाई। इसकी आंखों में नमी थी और बेबसी का एहसास था। हाशिर के दिल को कुछ हुआ। इन 3 दिनों में इससे चंद लम्हे भी रुककर सही से बात नहीं की थी। मैं जानता हूं, वो भी आहिस्तगी से बोला। तुम्हारे हादसे से तकरीबन सारा सामान पुलिस ले गई थी। अब तुम्हारा मोबाइल लैपटॉप इन्हीं के पास है। इंक्वायरी के बाद देंगे। हालांकि मोबाइल का सारा डाटा वो ले चुके थे, बाकी जो सामान है वो सूटकेस में है। मरियम खामोशी से अपने शहर लौट आई थी। इसके दिल को यकीन हो चला था कि इसका हाशिर से रिश्ता बस चंद दिनों पर मुहित था। वो इसे आखिरी बार देख रही थी। जिस वक्त वो वहां से रवाना हुई थी, इससे कुछ देर बाद इधर अब्बू इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे। 2 दिन से मरियम इनकी कॉल नहीं उठा रही थी। एक बार उठाई थी लेकिन बोला कुछ नहीं था। फिर कॉल काटती थी। इनका दिल परेशान हो उठा था। फिर हॉस्टल कॉल की थी तो जो सुनने को मिला, इसने पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल ली थी। फिर खुद को संभाल कर उन्होंने अली के साथ इस्लामाबाद आने की तैयारी कर ली थी। घर में अम्मी और भाभी को कुछ नहीं बताया गया था। हाशिर को कॉल करने का कई बार सोचा था लेकिन दिल लरज रहा था। दामाद था, कोई ऊंच नीच हो जाती तो रिश्ता बिगड़ जाना था। वो अकेले जाकर इस मामले को देखना चाहते थे। वो इस्लामाबाद पहुंचकर पहले हॉस्टल गए थे। वहां से लर्जाखेज बातें सुनने को मिली थीं। फिर थाने गए थे। इत्तेफाक से एसपी भी मिल गया था। मरियम आलम के बाप का सुनकर इसने सारी रुदात सुना दी थी, फर्द जुर्म भी और इसके कुछ सबूत भी। और यह भी मालूम हो गया था कि इसे हाशिर ले गया था। वो हिम्मत हार चुके थे। फिर बाहर आकर हाशिर को कॉल की थी। इसने बताया कि मरियम इसके घर रही थी 2 दिन। अब वो चली गई है, शायद अब तक घर पहुंच गई हो। फिर वो बिना दामाद को मिले घर वापस आ गए थे। वो अंदर से टूट गए थे। जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला था। जब वो लोग घर पहुंचे, मरियम सो रही थी। मरियम कहाँ है? इसे बुलाओ। वो बहुत नीची आवाज में बीवी से मुखातिब हुए, जबकि अली निढाल सा अपने कमरे में चला गया था। सो रही है। कैसी है वो? बहुत परेशान लग रही थी। पूछा तो कहती अम्मी कुछ नहीं है, बस थकी हुई हूँ। अम्मी ने मरियम की बात दोहराई थी। आप बताएं क्या हुआ है? इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? इनकी आवाज़ में शोहर के लिए परेशानी थी। टूट गया हूं मैं। वो इस कदर मजबूत थे लेकिन अब बोलते हुए आंखें नम हो चली थीं। उन्होंने आगे बढ़कर शोहर के कंधे पे हाथ रखा। आलिम, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ है? मेरे दिल में बुरे बुरे वहम आ रहे हैं। काश बताने का हौसला होता। ये कहकर दोनों हाथों में सर थाम लिया। इनकी आंखों से खामोशी से आंसू निकलते रहे। इसकी अम्मी इन्हें रोता देखकर खुद रोने लग गई थी। मर्द घर का सबसे मजबूत सुकून होते हैं। हर कड़े वक्त में वो सामने तन कर खड़े होते हैं। मुश्किलों में भी घर की औरतों को हौसला देने को मुस्कुरा देते हैं। और जब वो सुतून अपनी मजबूती खोने लगते हैं तो यकीन करें, घर की औरतें भुरभुरी रेत की मानित साबित होती हैं। अनहोनी का खौफ दिल को हिला देता है। इनके घर का सुतून अपनी मजबूती खो रहा था और इनके दिल को पतंगे लग गए थे। आखिर क्या बुरा होने जा रहा था? और इसके अबू बिना कुछ कहे रोए जा रहे थे कि इनका दिल फटने को था। अगर ना रोते तो? इधर अली अपने कमरे में रो रहा था। मरियम बिस्तर में पड़ी बगैर आवाज आंसू बहाए जा रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी। वो बेकसूर थी, मगर इल्ज़ाम ऐसे थे कि वो निगाह उठाने के काबिल नहीं रही थी। इसके घर से यकीनन खुशियों का साया उठ चुका था। अभी सिर्फ 3 लोगों को मालूम था और घर में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। अम्मी, अपी, भाभी और आतिफ भाई तो अभी लाइलम थे। बात कब तक छुप सकती थी? जब अली इससे बाज़-पुस कर रहा था, वो चीख रहा था। मरियम नफ़ी में सर हिलाते रोई जा रही थी। अम्मी और भाभी मुंह पर हाथ रखे सुन रही थीं। अम्मी बार बार नफ़ी में सर हिलाती। मैंने तो कभी बेवजू इनको दूध भी नहीं पिलाया। नहीं, मेरी औलाद ऐसे नहीं कर सकती। वो बोलते हुए ढह गई थीं। इनको गिरता देखकर भाभी चीखी थीं। वो दोनों अम्मी के पास भागे थे। मेरी मरियम ऐसी नहीं है, नहीं है वो। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। वो इनका हाथ थामे रोते हुए बोल रही थी। आने वाले दिनों में मरियम के लिए मुश्किलात बढ़ गई थीं। अब्बू इसे देखकर चेहरा फेर लेते थे। अम्मी रोने लग जाती थीं। अली की इसे कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ था। इसने सोचा कि वो अब्बू से जाकर बात करे
इन्हें अपना एतबार दिलाए। अगर कभी माँ बाप का एतबार टूटने लगे तो अपनी सच्चाई से इनका एतबार फिर से जीत लेना चाहिए। मरियम ने एक बार फिर खुद को याद दिलाया था। अभी तक ये बात इनके घर की चार दीवारी में ही थी, और जब वो अब्बू के पास गई तो उन्होंने इसे देखकर चेहरे का रुख फेर लिया था। इसका दिल दुखा था। अब्बू जी, आपसे बात करनी थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। इसका हौसला फिर से टूटने लगा। इन चंद दिनों ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो हर रोज यही सोचती, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, और अगला दिन शुरू होते ही मालूम हो जाता कि नहीं, आज का तो कल वाले से ज्यादा बुरा है। घर का हर फर्द इसे देखकर यूं रुख बदलता था जैसे कोई बुरी चीज देख ली हो। अबू जी, आप मेरा एतबार करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इतनी बुरी हो सकती हूँ? आप बताएं, क्या मैं ऐसी हो सकती हूँ? मुझे किसी ने फंसाया है। सबको तुम पे एतबार है, कोई एतबार नहीं हुआ। तुम ये परेशानी ना पालो, जाओ अपने कमरे में। वो धीमे लहजे में बोलते इसी तरह चेहरा मोड़े हुए थे। मरियम का दिल चाहा आगे बढ़कर उनकी गोद में सर रखकर अपना सारा दर्द बहा दे, लेकिन आज इन तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। वो खुद को घसीटती बाहर ले आई थी। नमी तो आंखों में यूं आन समाई थी जैसे इसका अपना घर हो, और अब जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अम्मी ही कभी कभार बेदिली से ही सही मगर इससे बात कर लेती थीं। कभी वो इसके साथ बैठकर प्यार करती रहती, इसका सर चूमती और इससे ज्यादा खुद को तसल्लियां देती। सब ठीक हो जाएगा, ये झूठ भी एक दिन बेनकाब हो जाएगा, तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, रो मत। मगर तसल्ली के ये हरूफ शुरू के दिनों में थे, फिर अम्मी का रवैया भी बदलता गया। भाभी तो जैसे थी ही नहीं। एक बार इसने भतीजों से बात करनी चाहिए। वो तरस गई थी किसी से बात करने को, मगर आओ फूफू खेलें। वो खुद को हौसला देती इन भतीजों के रूम में इनसे खेलने आ गई थी। भले कोई बच्चा ही सही, मगर बात तो करता इससे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर इसे। बिल आकर बड़े भाई ने गला खंगार कर बोलने का फैसला किया। आप हमारी फुफ्फू हैं, हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन मम्मा ने आपसे बात करने को मना किया है। उन्होंने कहा है आप अच्छी नहीं हैं। वो बच्चे थे, इन्होंने सच बोल दिया था। मरियम फीका चेहरा लिए इन्हें देखती रही। इसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। वो अपने डिफेंस में इन बच्चों को क्या कहे। वो जो इनसे खेलने को फर्श पर इनके साथ बैठी थी, इसके लिए वहां से उठना मुश्किल हो रहा था। दोनों हाथ जमीन पर टिकाए वो आहिस्तगी से ऊपर को होकर उठी थी, और फिर इसी आहिस्तगी से चलती अपने कमरे में आ गई थी। वो दिन ब दिन टूटती जा रही थी। अब्बू हर 2 दिन बाद हाशिर को कॉल करके पूछते कि केस का क्या बना, कुछ मिला जो मरियम को बेगुनाह साबित करे, और नफ़ी का जवाब सुनकर वो फिर कई घंटों तक खामोश रहते। मरियम को अम्मी बताती कि हाशिर से अब्बू बात करते थे और जवाब क्या मिलता था। इसे मालूम था अगर इसका शोहर इस कदर ताकतवर ना होता तो अब वो जेल में होती, और बेगुनाही के लिए भी भाग दौड़ वही कर रहा था, वरना तो केस वाज़े था, हर सबूत इसके खिलाफ जाना था। शुरू में जो घर वालों को यकीन था कि इसे फंसाया गया है, वो बेगुनाह साबित होगी, हर गुजरते दिन के साथ ये यकीन टूटता जा रहा था, और जैसे जैसे यकीन टूट रहा था, इनका रवैया मजीद दिल दुखाने वाला होता जा रहा था। एक दिन अम्मी इसे हाशिर की काल का बताने लगी तो वो रो पड़ी थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें, मुझे किसी ने फंसाया है। बीबी, किसके पास इतना फालतू वक्त है कि जाए दूसरों के लिए ऐसी परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करे? आखिर कहीं तो वो रह जाता ना। हर तरफ से सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ही सबूत है। हो सकता है तुम ही हमें अब तक बेवकूफ बना रही हो। वो घर के बाकी लोगों की जुबान बोल रही थी। मुसलसल इसके खिलाफ निकलते सबूतों पर वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए थे। जरूरी तो नहीं था कि वो बेगुनाह ही होती। मरियम इन सब का रवैया इतना जल्दी बदलने पर हैरान थी। इन घर वालों की मोहब्बत इसका फख्र थी। वो सब हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। वो तो एक मोहब्बत भरा घराना था। वो मोहब्बत भी रेत की मानद साबित हो रही थी, हर गुजरते दिन के साथ जगह छोड़ रही थी। क्या वाकई इतना ही आसान होता है कि अपने खूनी रिश्तों को यूं मुश्किल वक्त में छोड़ दिया जाए? मरियम हर लम्हे खुद से सवालों जवाब में मसरूफ रहती। अप्पी आती तो अम्मी के पास बैठी रहती, और अम्मी ने इसे सख्ती से मना कर दिया था कि ना डाइनिंग टेबल पर आए, ना ही किसी मेहमान के सामने। वो अपने घर में अछूत बन चुकी थी। कभी कभी इसे लगता था कि वो कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। जब नींद से उठेगी तो हर चीज़ पहले की तरह होगी, मगर ये बुरा ख्वाब था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। इन बुरे दिनों में इसका रिजल्ट ही बस खुशगवार हवा का झोंका था। एक दिन जब सोकर उठी तो इसकी बेड साइड दराज पर खाकी लिफाफा रखा था। इसने उलट पलट कर देखा, कोई मोहर या पता दर्ज नहीं था। इसने खोल कर देखा तो इसका एमएससी केमिस्ट्री का रिजल्ट कार्ड था। ओह,
ये तो वो भूल ही गई थी। हमेशा की तरह इसकी पहली पोजीशन थी। पता नहीं अब्बू खुद लाए थे इसका रिजल्ट कि शाहिर ने भेजा था। वो बहुत देर खुशी से अपने रिजल्ट को देखती रही। ये इसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। इसकी ज़िंदगी का वक्त किताबों में गुजरा था। ये इसका अमालनामा था। अगर कोई गौर करता तो पता चलता कि उन कामों के साथ फिर पढ़ाई में शानदार कामयाबी नामुमकिन होती है। अगर उन कामों में मुलव्वस होती तो क्या वो गोल्ड मेडल विन कर सकती थी? गोल्ड मेडल लेना कोई आसान काम तो नहीं। तालिब इल्म तो जी जान लगा देते हैं, तब जाकर सिला मिलता है। बहुत देर इसे देखने के बाद वो उठी और अपनी वार्डरूम में बनी एक छोटी सी दराज को खोला। वहाँ वो अपनी कीमती चीज़ें रखती थी, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसका हासिल वसूल। इसने फाइल बाहर निकाली, फिर एक एक करके अपनी सारी डिग्रियों को देखती गई और फिर फाइल में रख देती। बहुत से शार्ट कोर्सेज के डिप्लोमा सर्टिफिकेट से सबसे ऊपर अपना नया रिजल्ट रखा। खुशी से भागकर घर वालों को बताने का कोई फायदा नहीं था। घर में से कोई फर्द इसके कमरे में इसे रख कर गया था। अब ना इसके पास मोबाइल था ना लैपटॉप। बाहर की दुनिया से तो इसका राब्ता कर चुका था। हाशिर से भी बात नहीं हुई थी और मरियम के दिल में शिकवा था। वो चाहता तो उसके अब्बू के नंबर पर राब्ता कर सकता था। कम से कम हाल अहवाल ही पूछ लेता। जब नैना और नाज हॉस्टल से वापस आई होंगी तो लोगों ने इन्हें क्या कहा होगा। ऐसे कई सवाल थे जो इसके दिमाग में ऊधम मचाए रखते थे। और फिर सबसे बुरा दिन वो था जब आपी रोती हुई वहां आ गई थीं। इनके रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मरियम ने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया था तो आवाज़ वाज़े तौर पर आने लगी थी। वो कहते हैं मेरी तरफ से तलाक ही समझो। मुझे क्या पता तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम भी ऐसी होगी। अब तक बहुत बेवकूफ़ बना लिया, बच्चे भी ले लिए। इनकी दर्दनाक आह बुलंद हुई। वो कहते हैं माँ बाप को छोड़ दो, मेके से रिश्ता ख़त्म करोगी तो बसाऊंगा, वरना बच्चों को भी भूल जाओ। वो बोलती जाती और रोती जाती थी। अब इनके साथ अम्मी की आवाज़ भी थी। अम्मी का तो वो हाल था कि बस ज़रा सा बहाना मिले और वो जी भर के रोएं। अब वो रो रो कर नहीं थकती थीं। इनका घर बिखर गया था, इन्हें सब्र कैसे आता। वही है फसाद की जड़, निकाल फेंके इसे। इसकी वजह से पूरे ख़ानदान बदनाम हो गए हैं। अपी, आपने भाई को बताया था? अली संजीदगी से पूछ रहा था। मेरा दिमाग ख़राब था क्या कि मैं अपनी बहन के करतूत अपने मुंह से इसे बताती? वो गुस्से में चीख पड़ी। ये बात तो हमारे घर तक थी, हमारे ख़ानदान और आपके ससुराल तक कैसे पहुंची? इसका सवाल अपनी जगह था। वहाँ खड़ी भाभी चुपके से वहाँ से निकल आई थी। उन्होंने तो सिर्फ अपनी माँ बहनों को बताया था बस। अपी ने भाभी को जाते देख लिया था। आपकी बहू ने सारे ख़ानदान को बताया है, वो तल्ख लहजे में अम्मी को देखकर बोली। अली ने मुठियाँ भींच ली थी। जिंदगी पहले कम मुश्किल थी कि भाभी ने नया अज़ाब पैदा कर दिया था। मरियम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अबू ने अपी की सास और उसके शोहर को बुलाया था, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। और उनका वही मुतालबा था, माँ बाप से तलक ख़त्म करके आए, क्योंकि इनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि इस बदनामी की तोल को गले में डालते। फिर फैसला तो वही होना था। बेटी के घर को कौन उजाड़ना पसंद करता है। अम्मी रो रही थीं, न जाने कब फिर बेटी को देखना नसीब हो। अली की आंखें नम थीं। अबू शिकस्त खोरदा थे और दिल में ऐसी तकलीफ थी कि जैसे आज ही रुखसत कर रहे हों। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान बिखर गया है। अम्मी इसे मार रही थी और वो चुपचाप मार खा रही थी। इसे मालूम था अम्मी बहुत तकलीफ में थी। वो अपना गुस्सा इस पर निकालना चाह रही थी, वरना इसे तो कभी बचपन में भी मार नहीं पड़ी थी। वो तो इनकी लाडली बेटी थी। जब से इस्लामाबाद पढ़ने गई थी, अम्मी और ज़्यादा लाड उठाने लग गई थी। हाँ, वो बहुत तकलीफ में थी, इसलिए इसे मार रही थी। अम्मी मैंने नहीं किया। वो बिना आवाज़ बस यही जुमला दोहराती रही। मुझे क्या मालूम था बेटी ने ही गन पैदा किया है। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, बस हर जुमले के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी और तो कोई मसला नहीं था। मैंने तो कभी बिना वजू के तुम्हें दूध भी नहीं पिलाया था ताकि मेरी औलाद नेक हो। ये क्या किया तुमने? मेरे दिल पे रोज आरे चलते हैं। वो ऊंचा लंबा मर्द रोज मुझसे पीठ फेरे रोता रहता है। वो हर रोज रो कर सोता है। तुम्हें अंदाजा है वो क्या बर्दाश्त कर रहा है? अली, वो कब से नहीं हंसा। मेरी बेटी चली गई क्योंकि तुम हमारे घर का गंद हो। बाप भाई के दुश्मन हो तुम। पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। मारते मारते अम्मी थक गई थीं। मरियम का दिल दर्द से फटा जा रहा था। अम्मी मैंने नहीं किया। मैं क्यों करूंगी? मैं ऐसी नहीं हूं। आपको पता है मैं ऐसी नहीं हूं। वो रोते हुए बोल रही थी। अम्मी ने नफरत से इसे देखा था, फिर उठकर बाहर आ गई थी। अब तो अबू हाशिर को कॉल नहीं करते थे।
वो खुद ही कुछ दिन छोड़कर इन्हें केस के बारे में मालूमात देता था कि आज यहाँ सर्च किया, वहाँ किया, आज ये सबूत मिला, और रिजल्ट हर बार की तरह एक ही होता था। हर सबूत मरियम आलम को गुनहगार साबित करता था। वो इस पर यकीन करते करते थक गए थे। कहीं तो कुछ ऐसा होता जो इसे बेगुनाह साबित करता। वो यकीनन मुजरिम थी। हर बात शफाफ थी। अम्मी ने इसे कल से खाना नहीं दिया था, वरना इसके कमरे में आकर दे जाती थी। मरियम से भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। वो निढाल सी किचन में आई। अम्मी और भाभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आहट पर उन्होंने मुड़कर देखा था। भाभी ने चेहरा वापस मोड़ लिया था। अम्मी ने बरमी से इसे देखा। जी अम्मी, आपने मुझे कल रात को खाना नहीं दिया था, सुबह नाश्ता भी नहीं दिया, मुझे भूख लगी थी। वो डरते हुए आहिस्तगी से बोली, तुम चलो अपने कमरे में, मैं लेके आ रही हूँ। अम्मी, मैं अछूत तो नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ। भले आपकी निगाह में मुजरिम सही, मगर औलाद तो हूँ। वो ये अम्मी से नहीं कह सकती थी, वापस पलटते दिल में कहे जा रही थी। इस घर के हर फर्द का रवैया इसके दिल में मजीद कांटे चुभा देता था। थोड़ी देर बाद अम्मी 4 स्लाइस और फ्राइड अंडे लेकर गई थी। वो कहना चाहती थी अम्मी भूख ज़्यादा लगी है, मगर अम्मी के खौफ से खामोश रही। वो फिर से गुस्सा न करना शुरू कर देती। अम्मी, वो दरवाजे पर थीं जब वो पुकार उठी। जी लंच को बनने में कितना टाइम है, मुझे दे जाएंगी? इसके लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, तुम्हारी नौकर लगी हूं ना, दे जाऊंगी, वो तल्खी से कहते पलट गई थी। फिर अम्मी इसे खाना देना भूलने लगी और इसे बाहर निकलने पर सख्ती से मना कर दिया था। वो अगर सुबह का नाश्ता करती तो इसे लंच और डिनर नहीं मिलता था। अगर लंच मिलता तो रात और सुबह का खाना नहीं। और कभी तीनों वक्त का खाना वक्त पर अम्मी दे जाती थी। वो किसी कैदी जैसी जिंदगी गुजार रही थी। क्यों? क्योंकि वो इन लोगों से मोहब्बत करती थी। वो समझती थी कि वो तकलीफ में थे, वरना अब तक जन्नत जैसी जिंदगी भी तो इन्हीं दरो दीवार में गुजार चुकी थी। वक्त बदला था, रवैये भी बदले थे। मोहब्बतें नफरतों में बदल गई थीं, मगर इसे वो मोहब्बत भरा वक्त नहीं भूलता था। वो भूलना ही नहीं चाहती थी। यही यादें इसे हिम्मत देती थीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ पुरानी रूटीन पर आ जाएगी। वो सब इससे मोहब्बत करते थे। ठीक है, अब इसे तकलीफ देते थे, मगर इसके खूनी रिश्ते थे। वो इनके बगैर नहीं रह सकती थी। इन दरो दीवार से बाहर की जिंदगी को तो कभी इसने पसंद नहीं किया था। इसलिए तो 2 दिन की छुट्टी मिलने पर भी वो घर भागी आती थी। इसे यकीन था सब फिर से ठीक हो जाएगा। भले हर गुजरता दिन पहले वाले दिन से मजीद बदतर होता जाता। वो हर तकलीफ को आखिरी हद की तकलीफ समझती, मगर हर बार गलत साबित होती। हर नई तकलीफ पहले से बढ़कर दिल को हिला देती थी। इसकी सास को फोन करो, कहो रुखसती करें अब। इसके कमरे का दरवाजा खुला था। लाउंज में होने वाली बातें साफ इसके कमरे तक आती थीं। मरियम ने किताब से नजरें हटाईं और फिर इसे बंद कर दिया था। इसे उठने की जरूरत नहीं थी। बेड पर बैठे भी अब्बू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं करती भी हैं कि नहीं, अम्मी आज़ुर्गी से बोली। आलम, मैं इसे जब खाना नहीं देती तो अब नहीं मांगती वो, अम्मी की नम आवाज़ सुनाई दी। मैं जानती हूँ भूख की कच्ची है, मैंने सोचा 2 वक्त का खाना नहीं दूंगी तो मर जाएगी। इनकी सिसकियां बन गई थीं। फिर जब इसके कमरे में जाती हूँ तो इसकी सूरत देखकर कलेजा फटने को आता है। मेरी तो सबसे लाडली औलाद थी, कैसे बिगड़ गई, तरस आ जाता है। क्या करूं, माँ हूं ना, और औलाद तो गुनाहों समेत प्यारी है। इसके गुनाह बहुत भारी हैं आलम, यकीन करें मेरे कंधे इस बोझ को नहीं उठा पा रहे। मरियम के आंसू बहने लगे थे। मैं क्या करूं, मेरे दिल को चैन नहीं है, मैं क्या करूं। वो शोहर के कंधे पर सर रखे रोई जा रही थीं। इसके अब्बू ने खुद को संभाला। इसे भूख की सजा न दिया करो, बुरे अमाल सही मगर बेटी है। अब संभालो खुद को और इसकी सास को फोन करो, कहो 6 माह होने को आए हैं। आप लोगों ने तो इसके पेपर्स के बाद 1 माह का कहा था, अब रुखसती करें। हाशिर ने घर वालों को नहीं बताया होगा क्या? आलिम, उल्टा मुझे ही न पड़ जाए वो। नहीं, मुझे उम्मीद है हाशिर ने इन्हें कुछ नहीं कहा होगा, और हाशिर खुद सारे केस को देख रहा है। इसे तलाक भेजनी होती तो अब तक भेज चुका होता। वो बुरी सही, मगर वो इसे बसाएगा। अब्बू के लहजे में उम्मीद थी। फिर इसकी अम्मी ने इसकी सास को कॉल की थी। पिछले 6 माह में सिवाय हाशिर के इसके ससुराल में से किसी ने भी यहाँ रब्ता नहीं किया था। इनका जवाब तो वाज़ेह था, मगर दिल खुश फहम था। कई घंटियों के बाद इसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। सलाम दुआ के बाद अम्मी ने जब झिझकते हुए अपना मुद्दा बयान किया तो वो इन्हें शुरू हो गई थी। कैसे बेगैरत लोग हैं आप, अभी भी आपको उम्मीद है कि हम आपकी बेटी को ले जाएंगे? बड़े ख़ानदान के दावे करके गई थी आपकी बेटी, और मैं इन्हें सच समझ बैठी थी।
मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी इसने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। वो अब रोने लग गई थी। वो सरदार है और इसकी पग को कैसा मैला किया इसने। रोज़ कितने मर्दों में उठता बैठता है। इसे अंदाज़ा है कि इसने मेरे सरदार बेटे को किसी से निगाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो अब जब बैठता है तो इसका सर झुका होता है। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी इसे, कभी नहीं। अम्मी बेजान सी हुई मोबाइल को देख रही थी। अब्बू ने आगे बढ़कर कॉल काट दी थी। जवाब मिल चुका था। इसके जाने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। मरियम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसकी भी आखिरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, मगर नहीं, जब तक ज़िंदगी है वो हर रोज़ आपको नए तोहफे देगी, आप लेना चाहें या नहीं। मगर इन पर आपका नाम लिखकर इन्हें आपके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। 2 दिन ही गुजरे थे कि वो 2 दिन पुराना दिन अपनी जगह से हट गया था। यानी वो सबसे बुरा दिन नहीं रहा था। बदतरीन दिन तो आज था जब इसे तलाक के कागजात मौसूल हुए थे। वो कागजात इसने जाकर वसूल नहीं किए थे, इन्हें अली ने वसूल किया था। और फिर गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। सारा गुस्सा सारी फन्ने खानी निकाल देता है और इसका अंदाज़ा तब होता है जब गुस्सा उतर चुका होता है। अली ने डाक वसूल की थी। सब लाउंज में बैठे थे। वो लिफाफे पर लिखा मरियम का नाम पढ़ चुका था और अब इसमें बहन के लिए इतनी इखलाकियात नहीं रही थीं कि वो इसकी डाक बिना खोले इसे ही देकर जाता। वो अंदर आते हुए इसे खोलने की भी कोशिश करता रहा और जब इसे बाहर निकाल कर देखा तो इस पर लिखे तलाक के लफ्ज़ ने इसके हवास छीन लिए थे। इसने इन्हें फेंक दिया था। इसने इन्हें पूरा नहीं पढ़ा था। वो मरियम के नाम पर आया था और इसमें तलाक थी। ये इनके ख़ानदान का पहला वाक़या था। ये सब हादसात पहली मर्तबा ही तो हुए थे इनके ख़ानदान में। अम्मी अबू इसकी हालत देखकर खड़े हो गए थे। क्या हुआ? अबू ने आगे बढ़कर नीचे गिरे कागजात को उठाना चाहा। अली तीर की तेज़ी से झुका। आपकी बेटी की तलाक आई है। मुबारक हो, ख़ानदान के माथे पर एक और झूमर सज गया है। लफाफा और कागजात उठाए वो तेज़ी से मुड़ा। अबू तो सुनकर इधर ही सोफे पर ढह गए थे। अम्मी अली के पीछे लपकीं। वो कहाँ जा रहा था इन कागजात को लिए? फिर अरसे बाद मरियम ने अपने भाई को अपने कमरे में दाखिल होते देखा था। वो खुशी से उठ खड़ी हुई थी, जबकि अली खूंखार तबसरात लिए इसके सर पर जा पहुंचा था। मुबारक हो, जो तुम चाहती थी हो गया है। खुद से जुड़े किसी शख्स को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। वो इसका प्यारा भाई, इसका साथी, आंखों में खून लिए इसके सर पर सवार था। फिर अली ने इसकी गर्दन पकड़ ली थी। अम्मी भौंकला कर आगे बढ़ी थी, जबकि अली पूरा जोर लगाए इसका गला दबाए जा रहा था। अम्मी की बुलंदोबाला चीखों ने घर सर पर उठा लिया था। मत करो अली, ना करो, मर जाएगी ये। मैं भी यही चाहता हूँ ये मर जाए। अली इनसे ज्यादा ऊंची आवाज में चीखा था। मरियम की सांसें बंद होने लगी थीं। इसकी आंखें फैलती जा रही थीं। अम्मी की चीखों को सुनकर भाभी हाँफती हुई वहां पहुंची थी। अली, अबू, अबू वहां सोफे पर गिरे हुए हैं, इन्हें संभालो, इसे छोड़ो। अबू का सुनकर इसका हाथ ढीला हुआ था। वो सब तेजी से इसके कमरे से निकले थे। वो खांसे जा रही थी। इसकी गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था और खांसने से मजीद बढ़ता जा रहा था। फिर जब इसकी हालत संभली तो इसने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और लॉक लगा दिया था। दरवाजे से टेक लगाए वो गहरी गहरी सांसें लेती रही। अली के हाथ से गिरने वाला लिफाफा इसके बेड की पांति के साथ पड़ा था। वो बिना पलक झपके इन्हें देखती रही, यहाँ तक कि आंखों में पानी आ गया था और फिर रोने को बहुत कुछ था। इसके सगे भाई ने इसे मारने की कोशिश की थी। आह, जिंदगी! कैसे यकीन आए कि जिनके साथ एक ही बर्तन से बैठकर खाया हो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाए। हाशिर, क्यों छोड़ दिया? इसका भी कसूर नहीं था। हर शख्स मजबूर था, हर शख्स मजलूम था। सब अजियत सह रहे थे, मगर मरियम की अजियत सिवा थी कि इसी की ज़ात थी जो इतने बहुत से लोगों की नफरत झेल रही थी। वो कहाँ से इतनी हिम्मत लाती कि खुद को इन नफरतों से पड़ने वाले जख्मों की मरहम लगाती। हाशिर, आपका कसूर नहीं है। ये तो एक दिन होना था, सो आज हुआ। रो रो कर जब वो थकी तो आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई और इन कागजात को बिना पढ़े लिफाफे में डाल दिया। अब वो इन्हें पढ़ती कि नहीं, तलाक तो हो चुकी थी। जिसका इतना असर रसूख था कि संगीन जुर्म पर इसे जेल जाने से बचाया था, इसे तलाक के लिए इसके साइन की ज़रूरत नहीं थी। यकीनन ये फॉर्मेलिटी भी वो खुद पूरी कर चुका था। मरियम इन्हें उठाए अपनी दराज खोलने लगी, फिर रुक गई। ये इसकी ज़िंदगी की कीमती चीज़ों में से नहीं था। इसकी जगह वहाँ नहीं थी। मरियम ने वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया था और इसे अपनी बुक शेल्फ के सामने रख दिया था कि जब भी वहाँ देखो तो ये नज़र आए। हाँ, इनके लिए वही जगह बेहतर थी। इसे याद रखना चाहिए था कि इसे मीर हाशिर ने छोड़ दिया था।
जब माँ बाप बहन भाई सब छोड़ गए थे तो वो क्यों ना छोड़ता। हर शख्स तब तक खुद को आपसे मंसूब रखता है जब तक आपकी ज़ात इसकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करती रहे। बस ज़रा सा गिरने की देर होती है, सब रिश्ते यूं आपसे रातोलकी का इजहार करने लगते हैं जैसे आपके गुनाह इनके सर ना आ जाएं। ये दुनिया की रीत है, इसलिए किसी से नाराज़ क्या होना। हर शख्स का हक है वो खुद को अच्छे लोगों से मंसूब रखे। मरियम इन कागजात को तकते सोचे जा रही थी। तलाक मुतवक्की थी, मगर फिर भी इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सारी दुनिया करती, मगर तुम तो ना करते। तुमने भी मुझे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लफाफे को तकते वो फिर से रोने लग गई थी। अब रोना ही था। वो रोते रोते अपने हाथों को देखती जा रही थी। वो हर बार जब भी मिलता इसके हाथ को थामे रखता, इसके चेहरे से निगाहें नहीं हटाता था। वो तो इससे मोहब्बत करता था। जिंदगी में सब अच्छा था, जिंदगी तो खूबसूरत थी। ये बदसूरतियां क्यों घुली थीं। मरियम को हाशिर के हवाले से हर बात पर रोना ही आ रहा था। बेबसी थी, किसी भी मसले का कोई हल नहीं था। हर शय बर्बाद हो चुकी थी। खुशियों के महल धड़ाम से पैरों में आ गिरे थे। वो इस मलबे को देखते मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्यों हुआ ये सब, क्यों। रोने की आवाज़ को कम करने को मुंह पर हाथों को सख्ती से जमा रखा था। सब खत्म हो गया था। एक खौफ था जिसने इसके दिल को जकड़ लिया था। मजीद क्या बुरा हो सकता था, मगर इसके दिल में अंदर तक अब बस खौफ था। बेएतमादी इसकी रूह तक आ चुकी थी। वो हर दिन नई मुसीबतों की आदी हो चली थी। रोज़ के तंज ताने खुराक बन चुकी थी। भले वो लेती कि नहीं, ये इसका हक था, सो घर में से कोई ना कोई अदा कर देता था।